ठीक है। और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो हमारे स्टूडेंट से जो है काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस है कि उनकी जो स्किल्स हैं, और वो हर ईयर उन्हें जो है वो बार बार अगेन मौका देना चाहते हैं। इसके बाद जो है 3 आई कोटर्स जो हैं वो अमंग 20 ग्लोबल सिलेक्शन में शामिल हैं, जो कि MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए हैं। और 301 स्टूडेंट जो हैं आई कोट गुरु से उन्होंने गूगल कोड जैम में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो है 3 इंटर्न जो है वो हमारे इतिहाद एविएशन ग्रुप अबू धाबी में सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप को ज़्यादा टारगेट करते हैं। इसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने पोजीशन पहले होल्ड की है स्कॉलरशिप की, उनका जो CGPA है वो 3.1 से लेके 3.8 तक था। कुछ का इवन जो है वो 3.0 समथिंग भी था, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस थे। आइट्स की जो रेंज है वो 6.5 से 7.5 थी। और किसी भी स्टूडेंट की कोई पब्लिकेशन नहीं थी। GRE का टेस्ट नहीं था। और स्टडी गैप की अगर बात करें तो 1 ईयर से लेके 10 ईयर, इवन 15 ईयर तक के भी स्टडी गैप्स थे। और उसमें हम जो है वो 100% फी वेवर लेके देते हैं स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप जो है वो अराउंड अबाउट 1100 से लेके 300 पर मंथ तक मिलता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि आप कौन सी स्टेट में आपको स्कॉलरशिप मिला है। और इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, जीरो रिक्वायर्ड है। ठीक है। ओके। थैंक यू। अच्छा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, हम पहले जो है ना वो जनरल आइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आइट्स हमारे पास क्या होता है। आइट्स हमारे पास इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। इसकी एब्रीवेशन ही यही है कि ये इंग्लिश की जो जुबान है उसका इंटरनेशनल टेस्ट है। अच्छा, मेरी आवाज़ बताइएगा, क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी 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 सर, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास आइट्स है वो तो आइट्स जो है हमारे पास एक इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट है जो आपकी जो इंग्लिश की स्किल्स को मेजर करता है। कि जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास वो राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग सेशंस होते हैं, और सेक्शंस होते हैं। ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। टोटल हमारे पास बैंड 9 होते हैं। हर मॉड्यूल के अंदर टोटल बैंड 9 होते हैं। जितने मॉड्यूल जिस हर मॉड्यूल के अंदर जितने आपके बैंड्स आते हैं, फिर उसको प्लस करके एवरेज निकाली जाती है, फिर वो आपके टोटल बैंड्स बनते हैं। ठीक है। आज जो हम जिस मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, मोर फोकस करेंगे, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो हम करेंगे राइटिंग को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्ट्स के हवाले से आप लोगों का कोई जो है ना जनरल क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, राइटिंग स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, नहीं है तो भी बता दें मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। इनसे एक क्वेश्चन है फ्रॉम जी जी, पूछिए पूछिए। मरियम. Is it possible to get 9 bands if grammar and vocab isn't good? Preparation in 1 month. इन अगर दोबारा बताइएगा, इफ कैब एंड ग्रामर इज। Not good. Preparation in 1 month. तो अगर 9 बैंड पॉसिबल है, ये कह रही हैं? शी इज जी जी आस्किंग अबाउट बिल्कुल. 9 बैंड्स। ओके। सो मरियम देखें, मैं आपको डिसहार्ट नहीं करना चाहता। जो ख्वाब देखना है अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। अगर 9 बैंड से कोई बैंड ऊपर होता तो मैं आपको कहता कि आप उसको टारगेट करें। ठीक है, इट्स वंडरफुल कि आप 9 बैंड टारगेट करें। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि एक स्टूडेंट है वो 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा है, और उसकी वोकैब भी अच्छी थी और ग्रामर भी अच्छी थी। ठीक है। और आप जो है वो फर्स्ट 1 मंथ में तैयारी कर रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप जो है वो उस स्टूडेंट के मुकाबले में अच्छे बैंड ले सकेंगे। तो 9 बैंड का मतलब है कि यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग ग्रामर एंड वोकैब।
ठीक है, वो कैब ऐसा मैटर नहीं करती वो। मैं ये नहीं कहता कि आप जो कोई भी इंसान है जैसे इंडिया के शशि थरूर है उनकी तरह जो है वो आप बहुत मुश्किल वर्ड बोलें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के कि जो ब्रिटिश है उनको भी समझ ना आए। लेकिन वो कैब जनरल वो कैब जो है ना आपकी अच्छी है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये आप कैसे मेजर कर सकते हैं? आप ऐसे मेजर कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे बोलने लगे तो आपके पास वर्ड्स खत्म ना हो, आप उस टॉपिक पे कम से कम 5 से 10 मिनट जो है वो डिफरेंट अंदाज में बोल सकें, आप हिचकिचाए बगैर अड़े बगैर। ठीक है। अब मैं इस पे आपका सवाल स्पेसिफिक अगर जवाब दूं तो एटलीस्ट आपको जो है ना 3 to 4 मंथ चाहिए होंगे, अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, ग्रामर अच्छी नहीं है। देन मैं कह सकता हूँ कि आपके 7+ बैंड आ जाएंगे। अभी आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करती हैं। आप उसको 7+ से 8+ पे ले जाएं, 9 पे ले जाएं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। तो ये बात तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम हाँ हिस्ट्री को देखें, प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखें, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है 9 बैंड लेना। मैं कहता हूँ कि इवन ये जो है ना वो 3 to 4 मंथ्स में भी मुश्किल है, अगर आपकी वो कैब अच्छी नहीं है और वो भी अच्छी नहीं है। हाँ देखें, अगर आप 3 to 4 मंथ अगर अच्छी तरह तैयारी करें, आप आई कोड गुरु पे रेगुलर रहें। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 6+ सेशंस हैं, 5 6+, आई डोंट नो, श्योर आई डोंट श्योर कि एक्चुअल क्या फिगर है। तो 5 to 6 सेशंस हमारे पास हो रहे होते हैं। तो आप उन सब में पार्टिसिपेट करें, सब में जाके जो है ना बेसिकली हमारे पास जो सेशंस होते हैं ये डिस्कशन सेशंस होते हैं। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, डिस्कस करें। ठीक है। तो आप तमाम सेशंस में जाएं, उसके बाद आप 3 to 4 मंथ जो है सिर्फ आइट्स को फुल टाइम दें, आप कोई काम इसके अलावा। और ये मैं सिर्फ मरियम के लिए नहीं बता रहा, ये मैं सब स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिस टाइम क्लास में मौजूद हैं, ये तमाम बातें। ठीक है। आप 3 to 4 मंथ इसको कंसेक्टिव तरीके से दें, इसके अलावा कोई काम ना करें। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो मजबूरी है, आप वो नहीं छोड़ सकते, आपने उसके साथ करना है, देन वो आप कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप काइंडली वो छोड़ दें। और यूनिवर्सिटी में भी कोशिश करें कि जो आपको लगता है कि आपकी सीजीपीए जिस चीज़ से हर्ट होती है सिर्फ उसी पे फोकस करें। अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या आपको लग रहा है कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उस पर तवज्जो ना दें, सिर्फ उस चीज़ पर तवज्जो दें जहाँ से आपको फुल सीजीपीए मिल सकती है 4/4। ठीक है। पहली चीज़ आपके लिए सीजीपीए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ ये, अगर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए है कि वो जॉब को क्विट कर दें, 3 to 4 मंथ सिर्फ इस पे दें, आइट्स के ऊपर दें। 10 वो जो है वो अच्छे बैंड ले सकते हैं, 7+ बैंड ले सकते हैं, मतलब कि 8 बैंड ऑन द पर्सन हो सकता है। उनकी पहले प्रिपरेशन अच्छी हो तो वो डायरेक्ट 8 पे चले जाएं, 8.5 पे चले जाएं। अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, कोई मेरे जैसा है या कोई कम जिसकी इस तरह अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि उसको जो है वो मेहनत के बाद 7.5 आ जाए या 7 आ जाए। ठीक है। तो यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन आप एटलीस्ट तमाम काम छोड़ के कुछ टाइम दें आइट्स को, 3 to 4 मंथ्स। अच्छा, हम चलें इसकी तरफ चलते हैं, राइटिंग की तरफ स्पेसिफिकली। राइटिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, राइटिंग में हमारे पास 2 टास्क होते हैं। 2 टास्क में पहला टास्क जो हमारे पास होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कोई चीज़ मौजूद हो यहाँ पे। ओके। सो ये देखें, थोड़ा सा इसको ना जूम आउट कर देते हैं। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने। ये हमारे पास राइटिंग पार्ट 1 का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। द बार ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेस इन 3 डिफरेंट कंट्रीज बिटवीन 2007 एंड 2010। कि उन्होंने हमें एक ग्राफ दिया है, बार ग्राफ, के इसकी आपने जो है ना वो परसेंटेज बतानी है ग्रोथ एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेस में 3 डिफरेंट कंट्रीज में 2007 से लेके 2010 तक। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक कंट्री को जो एक कलर दे दिया है, ये उसको अल्जीरिया बना दिया है। इस कलर को जो ये लाइट ग्रीन या ब्लूइश कलर आप कह लें, रेड को उन्होंने चाइना कर दिया और येलो को अर्जेंटीना कर दिया। और हर ईयर के ऊपर इनके 3 अलग अलग जो है वो बार मौजूद हैं। ये हमारे पास जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है बार ग्राफ की। इसके अलावा हमारे पास जो है वो और टाइप्स के भी हमारे पास होते हैं ग्राफ्स, जिसमें हमारे पास पाई चार्ट आता है, टेबल चार्ट आता है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि लाइन चार्ट आता है। ठीक है। लाइन चार्ट की ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, ऐसे लाइंस में मौजूद होगा। ठीक है। उसके ऊपर हमने रिपोर्ट लिखनी है। आई हाँ, एक मेरे से एक रह गया था, वो ये है प्रोसेस डायग्राम। अब प्रोसेस डायग्राम में क्या होता है, उन्होंने शो किया होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ एक बन रही है या कोई काम उसमें हो रहा है। जैसे अभी हमारे पास स्क्रीन पर अगर आपको नजर आ रहा हो, तो
बाय द वे, अगर मेरी आवाज़ कम आए या स्क्रीन विजिबल ना हो, मैच ना हो रही हो मेरी आवाज़ के साथ, तो आप मुझे बता सकते हैं सर आपकी स्क्रीन जो चीज़ आप बता रहे हैं वो शो नहीं हो रही। अभी शो हो रही है आपको ये प्रोसेस डायग्राम? हाँ जी सर, हो रही है। अच्छा। अब प्रोसेस डायग्राम में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का ओवरऑल प्रोसेस, कि अब ये देखिए फूड प्रोडक्शन चेन, आप इसमें कह सकते हैं कि ये फूड प्रोडक्शन का जो है उन्होंने एक प्रोसेस बताया है। कैसे बताया है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि जो है ना, हमें जो है सबसे पहले जो है वो, ये देखें ये तो ना घास बना हुआ है, देख रहे हो आप, ये जो है ना वो क्या कहते हैं, गाय घास खाती है, घास खाने के बाद वो दूध बनाती है, दूध बनने के बाद जो है वो दूध है या आई गेस ये दूध ही है, या उसको उन्होंने जनरलाइज किया हुआ फूड ना, उन्होंने दूध मेंशन किया यहाँ के ऊपर, शो द स्ट्रेटजी इन फूड प्रोडक्शन, देख रहे हैं फूड है उसमें दूध भी आता है और मीट भी आता है, दोनों चीज़ आती हैं, और ये भी चीज़ आती है। तो पहले वो प्रोडक्शन होती है उसकी, ठीक है, उसके बाद जो है फिर वो वहां से ट्रेवल होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इसको जरा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास वो प्रोसेस होता है, ये रेड कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ प्रोसेस होता है। इसके बाद यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है कि ये उन्होंने ट्रॉलर्स खड़े किए हुए यहाँ से, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है ये रिटेल पे आता है। एक हमारे पास रिटेल है, रिटेल से मराद है शॉप्स, फिर ये रेस्टोरेंट पे आता है, रेस्टोरेंट के बाद ये घर में आता है, रेस्टोरेंट वाले इसको प्रिपेयर करते हैं, घर वाले भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस तरफ ये जो पैन अकेला खड़ा हुआ है ये होम का है, ये जो शेफ के साथ खड़ा हुआ है ये रेस्टोरेंट का है। फिर होम कंज्यूमर्स यहाँ पे इसको कंज्यूम करते हैं, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद ये बर्तन जो हैं ये मेरे ख्याल ये डिश वॉशर में चले जाते हैं यहाँ पे, आई थिंक सो, या ये जो है वो फिर जो वेस्ट है उसमें चला जाता है, इस तरह कुछ है। तो ये पूरा एक फूड चेन का साइकिल उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। तो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक अब हम देख लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास इसमें मैप भी आएगा, ठीक है। अब मैप कैसे आएगा कि हमारे पास आपको वो बताएंगे कि ये डॉक है यहाँ पे, ठीक है, पहले मैप के अंदर ये 2000 के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पे मार्केट्स हैं, यहाँ शॉप्स हैं, यहाँ हाउसिंग है, यहाँ होटल है, यहाँ फार्म लैंड है, ठीक है। जबकि आज अगर देखें तो इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुकी हैं। यहाँ पे वो डॉक ख़त्म कर दिया गया है, मार्केट की जगह यहाँ पे रेस्टोरेंट बना दिए गए हैं। यहाँ पे शॉप्स वैसे मौजूद हैं, हाउसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कहें कि वो 2.5 टाइम्स बढ़ गई है, और ये पहले की तरह होटल यहीं पे मौजूद है। यहाँ पे कार पार्क आ गई और यहाँ पे 3 हाउसेज और आ गए हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आया है, और ये जो फार्म लैंड थी इसको उन्होंने खत्म करके यहाँ पे पार्क बना दिया। तो आपने जो हमारे पास मैप वाली रिपोर्ट राइटिंग है उसके अंदर आपने इसको जो है वो देखना है कि कितना डिफरेंस है इसका, पहले वाले ग्राफ के साथ, मैप का अब वाले मैप के साथ, ठीक है। ये हम एक एक को जो है ना इन डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि ये किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। लाइन ये है, लाइन का मैंने आई गेस बता दिया आप लोगों को पहले। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइएगा कि ये पाई का क्या है, मैं ये बताता हूँ आपको। पाई में ये है कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज के, इन्होंने जो हमें जो है वो पाई में सर्कल में डिवाइड करके बता दिया है परसेंटेज, कि इतने परसेंट ये चीज़ है, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये है, ठीक है। कि ऑटो इतने परसेंट है, हेल्थ इतने, लाइफ इतने, अदर इतने हैं, ठीक है, इंश्योरेंसेज जो है। अब फिर यहाँ पे उन्होंने दो दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के अंदर, नीचे पे उन्होंने हमें टेबल ग्राफ दे दिए, ठीक है। The pie chart shows the worldwide distribution of private insurance policy. The table shows the private insurance policy ownership of 3 कंट्रीज। अच्छा, पहले उन्होंने वर्ल्ड वाइड हमें पाई चार्ट के थ्रू बताया, फिर उन्होंने हमें टेबल चार्ट के थ्रू जो है उन्होंने हमें 3 कंट्रीज स्पेसिफिक, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का बताया। तो ये हमें डबल, आप कह लेंगे डबल चार्ट का उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पाई चार्ट का भी आपको आई नो हाउ ना होगी होगी, और ये टेबल की भी होगी होगी। अगर क्वेश्चन टाइप के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली तो मुझे बताइएगा। क्लास में मौजूद है कोई? यस सर। ये सब मौजूद है। अभी तक अगर क्वेश्चन टाइप के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। ओके, सो मरियम, हम लिसनिंग क्लास करेंगे। इसकी रीज़न ये थी कि हमारे जो बाकी सेक्शंस हैं
आप लिसनिंग का अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे इस सेशन के बाद जो है आप इसी क्लास के अंदर जो है ना 5 PM वाली में ही आप मुझे जो है ना वो मेंशन कर दें वहीं पे या चैट में पूछना चाहती हैं तो पूछ लें। हम फिर क्लास के एंड पे जो है उसे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या आप मुझे एक स्लैक पे मेंशन कर दें, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें, तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, या एंड पे हम रख लेते हैं क्वेश्चन आपका। असल में लिसनिंग ना रखने की वजह एक ये थी कि हमारे पास पहले जितने भी जो चल रहे हैं कोर्सेज चल रहे हैं, तो उन सब में पहले हमने लिसनिंग रखा हुआ था। तो थोड़ा सा ये हमें स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया कि सर आप जो है ना राइटिंग पे थोड़ा इस दफ़ा फोकस कीजिएगा, कि पहला जो मॉड्यूल है वो राइटिंग रखिएगा। तो हमने सोचा कि चलें स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा उन्हें मुश्किल लगता है, लिसनिंग अब बिट ईजी लगता है उन्हें ना, इसकी बदौलत। अच्छा, एक क्वेश्चन है, डू यू हैव टू यूज एनी स्पेसिफिक वोकेबलरी। काइंडली आप अपना नेम रीनेम कर लीजिएगा। पार्टिसिपेंट्स में क्लिक करेंगे जो आपको वहाँ पे अपने ऊपर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे अपने नेम के ऊपर, तो वहाँ से चेंज हो जाएगा। वही आज स्टार्ट हुआ है, ये क्लास नहीं है। जी ये कोर्स आज ही स्टार्ट हुआ है। जी आपको राइटिंग के अंदर वो कैप का इस्तेमाल करना पड़ता है, हम उसी की तरफ आ रहे हैं अभी। सिर्फ मैं चाह रहा था कि आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हाउ ना हो जाए कि इसमें जो है ना कितनी चीज़ें होती हैं। वो क्या, इसमें राइटिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास ना 4 मार्किंग क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, हमारे पास जो है ये राइटिंग टास्क 1 होता है। राइटिंग टास्क 2 में क्या होता है, हमें ऐसे दिए गए होते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में चीज़ें जो है ना वो मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। अभी हम सिर्फ टास्क 1 को डिस्कस करेंगे आज, और थोड़ा सा इसका जो आइट्स का मार्किंग क्राइटेरिया है राइटिंग का। अच्छा इसमें जो है पहला हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है टास्क अचीवमेंट। अब ये टास्क अचीवमेंट क्या होता है, मैंने सर मैं क्वेश्चन ओके। अच्छा जी, ये आगे पीछे मूव क्यों, ओके। सो टास्क अचीवमेंट क्या होती है कि आपको जो तरीकाकार बताया जाएगा लिखने का, राइटिंग टास्क 1 का, ठीक है। तो उसके अंदर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपने उसी को फॉलो करना है। अब वो तरीकेकार क्या है, तरीकेकार उसमें ये होता है कि आपको पहले बताया जाएगा, हम उसकी तरफ वापस ही आ जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। आई गेस इट इज़ द मोस्ट इजीएस्ट वन जिसको हम आज डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। कि उसने हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ, ठीक है, इसको बार चार्ट कह लें या बार ग्राफ कह लें, जिसके अंदर परसेंटेज बताई गई है प्रॉपर्टी प्राइसेस डिफरेंट कंट्रीज में इंक्रीज हुई है बिटवीन 2007 एंड 10। हम नीचे वगैरह समराइज दिस इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला जो काम आपने करना है ना टास्क में, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास टास्क अचीवमेंट में, या आपने जो स्ट्रक्चर रखना है इसका, स्ट्रक्चर ये रखना है। एक मिनट मुझे दे, मैं जरा इधर से ना ये पिक्चर्स को ओपन कर लूँ, ठीक है। स्लाइड्स शो नहीं हो रही। स्लाइड्स मुझे तो नहीं दिख स्लाइड नजर नहीं आ रही हैं आपको, ये इनको नहीं आ रही हैं, सबको नहीं आ रही। है। स्लाइड्स तो नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही अच्छा अब है। मैंने आपकी तरफ चेंज से किए शायद हैं। जी जी। कनेक्टिविटी इशू होगा शायद। जी जी अब मैंने चेंज किए हैं, स्लाइड्स जगह आपको पिक्चर नजर आ रही होंगी, आ रही हैं। जी जी ठीक है ठीक। ये अब नजर मैंने आ किया, रही। आपके बोलने के बाद किया है मैंने ना, पहले मैंने नहीं किया, पहले मैंने वेट किया आपका। अच्छा ठीक। अब इसमें क्या है कि हमारे पास लाइन चार्ट, मैंने भी वही बताया आपको, हमारे पास लाइन ग्राफ हो सकता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, प्रोसेस डायग्राम, मैप भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जरा इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जिसको हम टास्क अचीवमेंट भी कहते हैं। कि सबसे पहला पैराग्राफ आपका आएगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन से क्या मुराद है, इंट्रोडक्शन से मुराद है कि आपने यहाँ पे पैराफ्रेज करना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। आपने जैसे आपको छोटे होते बचपन में ये बताया गया था कि आपने जब क्वेश्चन को लेंथ बढ़ानी हो आंसर की, तो आपको जो सवाल में पूछा गया हो ना, आपने उसी को थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके लिख देना है, ताकि पहली लाइन जो 2 लाइन है उसमें आप क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद अपना आप आंसर स्टार्ट करो। ये स्कूल में बताया गया होगा आपको। अच्छा उसमें क्या है कि आपने करना है पैराफ्रेज। अब पैराफ्रेज कैसे करना है, जैसे अब ये हमारे पास बताया गया है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू वन कंपनी बाय 6 डिफरेंट मेथड्स, नेमली वॉकिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिटवीन 2012 एंड 2019। कि ये जो लाइन ग्राफ आपको दिया गया है ये शो करता है
मुख्तलिफ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि ट्रैवल करते हैं वन कंपनी, ठीक है, बाय सिक्स डिफरेंट मेथड्स, जिसमें ये मेथड उनसे बताए ये सारे हैं। अब आपने इंट्रोडक्शन के पहला पैराग्राफ में जो लिखना है वो ये नीचे तीन उसने तरीके बताए हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, मेरे साथ आप कर रहे हैं गेट, मुझे मतलब मेरे साथ साथ हैं। ये तीन नजर आ रहे हैं आपको, ये 1 2 3। देखें काइंडली, आप जो है ना ये, अगर चैट में अगर आप अपनी पोटेंशियल देंगे, अपनी जो है वो एनर्जी देंगे, तो क्लास की तरफ ध्यान नहीं दे सकेंगे। अभी आप ध्यान दें क्लास की तरफ, क्लास के बाद जो है हम एंड पे थोड़ा सा टाइम रख लेंगे स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेज द क्वेश्चन, ये स्लाइड आपको नजर आ रही है ये? यस सर। अच्छा, अब इसमें मैं बताता हूँ उसने क्या किया है इसमें। सॉरी। अच्छा, उसने ये किया है कि ये ऊपर देखिए उसने लिखा हुआ है द लाइन ग्राफ शोज, जबकि पहले जो उसने पैराफ्रेज किया उसमें उसने लिखा है द लाइन चार्ट शोज, ठीक है। तो उसने इसको पैराग्राफ कर लिया है। अब ये अच्छी पैराफ्रेजिंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये एक किस्म की इंट्रोडक्टरी पैराफ्रेजिंग है कि आपको समझ आ जाए पैराफ्रेजिंग होती क्या है। जिन स्टूडेंट्स को जरा भी आइडिया नहीं है पैराफ्रेजिंग का, उनके लिए ये है, ठीक है। क्योंकि इसमें उसने शोज लिखा हुआ है, तो शोज को वो इलस्ट्रेट कर सकता था, जो कि उसने नीचे वाले में किया, ऊपर नहीं किया, ठीक है। अच्छा, 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 पहली लाइन में वो कहता है द लाइन चार्ट शोज द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू वन कंपनी इन सिक्स सिक्स डिफरेंट वेज बिटवीन 2012 एंड 2019। ऊपर देखें उसने यूज किया था ग्राफ, जबकि नीचे उसने किया है चार्ट। उसके बाद उसने यूज किया था ऊपर ट्रैवलिंग, जबकि नीचे उसने क्या यूज किया है, गोइंग, ठीक है। तो ये आपने सेम वही वर्ड मतलब रखना है फिक्रे का, लेकिन उसकी वर्डिंग चेंज करनी है। इसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग, कि आप उसके सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें। सिनोनिम का इस्तेमाल करते हुए आप उसको मीनिंग सेम रखें, जबकि वर्डिंग चेंज कर दें। यहाँ पे देखें उसने ये शो किया था ग्राफ, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे उसने यूज किया था ट्रैवलिंग, यहाँ पे उसने किया है गोइंग। अच्छा, यहाँ पे उसने किया था सिक्स डिफरेंट मेथड्स, जबकि नीचे उसने यूज किया वेज, ठीक है। ओके, अब थर्ड में आते हैं। तो बाकी आप ये मेंशन जरूर कीजिएगा कौन कौन से हमारे पास वेज हैं, उसने नहीं किया लेकिन आपने करना है ये। अच्छा, फिर नीचे आते हैं तो उसने लिखा हुआ है द लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स, ये देखें इधर शोज किया हुआ था उसने ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसने क्या यूज किया, इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ पीपल। अब द नंबर ऑफ को उसने जो है ना प्रोपोर्शन लिख दिया है, द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैवलिंग पीपल ट्रैवलिंग। अब पीपल, जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें हम कहते हैं मुसाफिर, तो मुसाफिर की इंग्लिश होती है ट्रैवलर, मतलब कि पीपल ट्रैवलिंग कॉल्ड ट्रैवलर्स। तो उसने पीपल ट्रैवलिंग की जगह पे एक वर्ड लिख दिया ट्रैवलर्स। मीन्स ऑफ गेटिंग टू वर्क, ठीक है। अब उसने मेथड की जगह क्या वर्ड यूज किया नीचे, मीन्स। और टू वन कंपनी या टू गोइंग टू की जगह उसने किया है मीन्स ऑफ गेटिंग टू वर्क, ठीक है। ट्रैवलिंग टू किया, यूज किया उसने ट्रैवलर्स। और मेथड की जगह उसने यूज किया मीन्स। अब मीन्स के साथ ये पूरा जो है ना वो यूज होता है, फ्रेज यूज होता है, मीन्स ऑफ गेटिंग। अच्छा, एट वन बिजनेस, अब उसने कंपनी को क्या यूज किया है, बिजनेस यहाँ पे, ठीक है। ये एक ही हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को उसने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना दिया, उसका उसने पैराफ्रेज कर दिया। अब थर्ड में आएंगे तो उसने फिर लिखा लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स, वही जो शोज था उसकी जगह पे इलस्ट्रेट कर दिया उसने। द नंबर की जगह उसने अमाउंट कर दिया, द अमाउंट ऑफ पीपल की, पीपल टू कंपनी की जगह पे उसने कर दिया एम्प्लॉयज, के जो पीपल एट कंपनी होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं। एट वन कंपनी सेम आ गया। डेट ट्रेवल्ड, ऊपर ट्रैवलिंग था, नीचे उसने ट्रैवल कर दिया। टू वॉक ऑन फुट, अब ये देखें वॉकिंग की जगह पे उसने यहाँ पे फुट कर दिया। साइकिलिंग को उसने यहाँ पे बाइक कर दिया। ड्राइविंग को उसने कार कर दिया, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसने कर दिया पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाकी सेम रखा है।
ये होती है हमारे पास पैराफ्रेजिंग, कि आपने सिर्फ लफ्जों के साथ खेलना है। ठीक है, खेलने से मुराद है कि आपने उसके सिनोनिम का इस्तेमाल करना है, और जो चीज़ पहले आपको क्वेश्चन में बताई गई थी आपने उसको जो है ना पैराफ्रेज करके इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बना देना। ये हमारे पास हो गई है पैराफ्रेजिंग। अच्छा, इससे मुतालिक अगर किसी का पैराफ्रेजिंग के मुतालिक क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से बताइएगा, हमने आगे मूव करना है। It's fine, Tala. अच्छा, जो लोग थोड़ा सा बहुत आइट कर चुके हैं मुझे बताइएगा कि कौन सी टाइप हम आज डिस्कस करें जो तो आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, और जल्दी से बताइएगा जरा मुझे। एक टास्क वन में हम कौन से टाइप का क्वेश्चन करें? क्लास आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, हमारा ये पैराफ्रेजिंग हो गई। अच्छा जी। अच्छा, अभी वापस आते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर। आ, हमने पैराफ्रेजिंग देख लिया। Look at these slides also. Yes, actually from basics type first one. देखिए मरियम, मैंने अभी जो पैराफ्रेजिंग बताई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीचर इतनी डिटेल में पैराफ्रेजिंग बताता है कि एक वर्ड को हाईलाइट करके बताता है कि आपने इस वर्ड की जगह ये वर्ड लिखा है, इसको इस सेंस में ये वर्ड हमने यूज किया है, इसका क्या मतलब था वहां पे, ये क्या मतलब है। इससे ज्यादा बेसिक तो मेरा नहीं ख्याल कि पैराफ्रेजिंग हो सकती है। आप यही समझ लें कि आपको एक बात बताई गई है, अब वो बात आपने दोबारा बतानी है, लेकिन आप क्योंकि वो वर्ड नहीं आपको याद, तो आपने उसका मतलब आपको याद है माइंड के अंदर, तो आपने अपनी इंग्लिश का थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी का लेवल है अपना आपने इस्तेमाल करते हुए आपने उसको अपने लफ्जों में बता दिया। तो ये आपने अपने लफ्जों में बताना होता है, तो इतना कोई ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं ओवरव्यू के ऊपर, कि जो हमारा हमने बेसिकली देखना था स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या है हमारा। ओवरव्यू में हम अगर आते हैं तो ओवरव्यू में हमारे पास इसकी एग्जांपल में, ओवरव्यू की एग्जांपल में, ओवरव्यू की एग्जांपल में, ओके। अच्छा, ये पैराफ्रेजिंग की हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल वो सॉरी डेफिनेशन दी हुई है। मरीम, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको मजीद ये जो है ना समझ आ जाए। यूजिंग सिनोनिम्स एंड वर्ड फैमिलीज टू चेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस सो दैट इट लुक्स डिफरेंट बट हैव सेम मीनिंग। कि आपने सिनोनिम का और वर्ड्स की फैमिलीज का इस्तेमाल करना है इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आपको कि आपने वर्ड्स चेंज कर देने हैं। ठीक है, सेम सेंटेंस के अंदर देखने में ऐसा लगे कि ये सेंटेंस दूसरा है, लेकिन उसके सेम मीनिंग हो। अच्छा, इसके ना एक दो तरीके और भी होते हैं पैराफ्रेजिंग के, अभी हम वो कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उसका ये बता देता हूँ कि जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि हम हमें जो बात एक्टिव में बताई गई होती है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है अ, मैं अपनी बात करता हूँ, तलहा सेड पैराफ्रेजिंग इज द मोस्ट इनिशियल एंड द इजिएस्ट टास्क इन द राइटिंग टास्क वन। ठीक है, अब आप इसको यूं कर सकते हैं, द मोस्ट इजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट टास्क इन द राइटिंग टास्क वन इज पैराफ्रेजिंग टोल्ड बाय तलहा। तो आपने तलहा को भी सेंटेंस के स्टार्ट से उठा के एंड में कर दिया। ठीक है, जबकि वर्ड आपने कोई चेंज नहीं किया, वर्ड वही है। आपने जो ये पैराफ्रेजिंग था उसको आपने दरमियान से उठा के स्टार्ट में कर दिया, तो ये आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी भी तीन तरीके होते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के, तो वो तीनों तरीके ही पैराफ्रेजिंग में आते हैं। लेकिन बेस्ट पैराफ्रेजिंग होती है कि आप जो है ना वर्ड्स को भी चेंज करें। इससे ये होता है कि राइटर को अंदाजा होता है कि आपकी ना वोकैब में कुछ थोड़े बहुत जो है वर्ड्स हैं। अच्छा, पैराफ्रेजिंग हो गई, फीचर्स, स्ट्रक्चर उठा। अच्छा, इसके बाद हम ना एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, कोई लाइन चार्ट की है किसी वो की। आप पाई चार्ट करते हैं आज ना, वाई नॉट, यही करते हैं जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में। अच्छा, ये आप लोग मुझे ज़रा हैंड रेज करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग बोल तो रहे नहीं, आप यही मेरे पास एक रास्ता है कि ये अगर हम आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है बाकियों से, ये हम कर लें प्रोसेस डायग्राम वाला, काइंडली जल्दी से हैंड रेज कीजिएगा।
जी सर, कर लें। सर ये वाला कोर्स जो है उनके लिए जिन्होंने पहले से किया हुआ है आइल्स, या बिगनर्स के लिए भी है? मैम आप ये बिगनर्स के लिए कोर्स है। अभी तक जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं या आपने सुनी हैं आज की क्लास के अंदर, क्या आपको उसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है? अगर आप बिगनर भी हैं तो मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होकर चीज़ें बताई हैं कि हमारे पास दो टास्क होते हैं। टास्क वन में हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होती है। वर्ड काउंट जिसकी मैंने नहीं बताई, मैं बता देता हूँ, 150 वर्ड काउंट होती है मिनिमम, और आप मैक्सिमम 250 तक लिख सकते हैं। जो एवरेज ये अच्छी समझी जाती है वो अराउंड 200 समझी जाती है। ठीक है, अगर आप 150 लिख देंगे तब भी आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे, अगर आपने सही लिखा हुआ है तो। लेकिन जो अच्छी समझी जाती है वो 200 तक समझी जाती है। और मैंने फिर उसमें आपको बताया कि हमारे पास किसी किस्म का भी चार्ट आ सकता है। अब फिर मैंने आपको उसके बाद बताया कि कोई भी चार्ट आता है आपके पास, तो आपने पहले जो स्ट्रक्चर जो है ना, जो क्या लिखना है आपने उसके अंदर, आपने सबसे पहले जो है वो पैराफ्रेज करके पहले पैराग्राफ में लिख देना है। अब आगे अगले वाले पैराग्राफ अभी हम देखेंगे। यहाँ तक मुझे बताइएगा, कोई भी अगर बिगनर भी है, अगर कोई इससे कोई इशू है तो, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि किसी को समझ नहीं आई तो मैं उन्हीं बिगनर से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिनको समझ आई हुई है उनसे तो जाहिर बात है मैं नहीं पूछ रहा। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे? जी जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। अ, और मैंने कोई उस दौरान इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ाई, बहुत ही आसान पढ़ाई है। ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। पहला इंट्रोडक्शन आता है, फिर ओवरव्यू आता है, बॉडी पैराग्राफ वन और बॉडी पैराग्राफ टू आता है। हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है अभी तक आज की क्लास के अंदर। और इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिया होता है आपने उसे पैराफ्रेज करना होता है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है कि आप सिनोनिम्स और वर्ड्स का यूज करते हुए सेम सेंटेंस के वर्ड्स चेंज कर देते हैं जबकि उसका मतलब सेम रहता है। उसकी एग्जांपल ये हमारे पास है कि उसने जो है ये लिखी हुई है, मैंने करवाई है। आप इसको जो है ना दोबारा रिकॉर्डिंग में पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। इसका भी मैं दोबारा यहाँ पे भी पैराफ्रेजिंग करवाऊंगा, आप परेशान ना हो। चलिए, हमारे पास 15 मिनट है, आई होप सो कि हम थोड़ा सा इसको कर लें। जैन आपका कोई क्वेश्चन है या आपने हैंड रेज किया है इसके, इस जी। क्वेश्चन के लिए यही वाला करें? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच कि आप ये सेशन अरेंज करा रहे हैं। दूसरा सर ये था कि जिस स्लाइड्स वगैरह कंटेंट वगैरह अगर ये इसकी अवेलेबिलिटी हो जाए, बुक्स वगैरह कोई जी अगर जी प्रोवाइड बिल्कुल कर हो दें। जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मॉनिटर मुझे आप रिमाइंड करवा दीजिएगा आज सेशन के बाद, मैं इंशाल्लाह ये जो है ना उन्हें दे दूंगा, वो अटैच कर देंगे इस चैनल के अंदर ही अटैच कर देंगे। ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सो मच। श्योर। अच्छा, द डायग्राम बिलो शोज द स्टेजेस इन द फूड प्रोडक्शन चेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहता है कि डायग्राम शो करती है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर फूड प्रोडक्शन की जो चेन है वो क्या है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब जो मैंने आपको पैराफ्रेजिंग सिखाई थी वो पैराफ्रेजिंग आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, अभी उन्होंने नीचे की हुई है, आंसर हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है वो अपना इनपुट दें। अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा वर्ड्स को, आपने क्विकली जो है ना विद इन सेकंड मुझे उसके सिनोनिम्स लिख के देने हैं चैट के अंदर। द डायग्राम का क्या हो सकता है हमारे पास, शोज का क्या हो सकता है, स्टेजेस का क्या हो सकता है। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई थिंक आपकी ना वो स्क्रीन विजिबल नहीं है प्रोसेस डायग्राम वाली। ओके, तो इतनी देर से आपने मुझे बताई क्यों नहीं ये बात? मैंने पहले भी आपको बात की थी कि अगर आपको फील हो कि हम जो है वो अब मैंने कहा था हम ये क्वेश्चन करें, सारे हैंड रेज करें, तो जो इन्होंने हैंड रेज किया था वो फिर कैसे किया था अगर उन्हें क्वेश्चन ही नजर नहीं आया तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ना। तो ये आपकी सर अच्छी बात है कि आपने बता दिया, वरना तो सारे खामोश ही रहते हैं, आज चुप कर रोजा रखा हुआ है इन्होंने। खैर। अच्छा, अब नजर आ रहा है, विजिबल है सबको? ये सर इट्स विजिबल नो। जी सर, आवाज और काइंडली आवाज मुझे बोल के बता दिया करें, मैं क्योंकि स्क्रीन पे मेरा फोकस होता है तो मैं चैट नहीं पढ़ रहा होता, वो मॉडरेटर्स देख रहे होते हैं। अच्छा, अब ये उसने सबसे पहले लिखा हुआ था डायग्राम बिलो शोज द स्टेज इन द फूड प्रोडक्शन चेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमने समराइज कह रहा हूँ, पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करके इसे हमने एज अ इंट्रोडक्शन पहले पैराग्राफ में लिख देना है। ठीक है, अब ये मैं अपनी वर्ड में आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो द डायग्राम बिलो शोज द स्टेजेस इन द फूड प्रोडक्शन चेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, के ये हमारे पास जो डायग्राम है ये शो करती है। अब ये आप बिलो भी जो है इसको डायग्राम को आप कह सकते हैं द चार्ट, ठीक है, या द प्रोसेस डायग्राम। ठीक है,
या आप ये सिर्फ डायग्राम चुने, चाहे आपकी मर्जी है। शोज की जगह आप कर सकते हैं इलस्ट्रेट्स, डिस्प्लेस। डिस्प्ले के आपका ऐसा समझिए कि ये 7 बैंड का वर्ड है, इलस्ट या 6 बैंड का वर्ड है। जो इलस्ट्रेट है वर्ड वो हमारे पास जो है वो 7 और 8 बैंड का वर्ड है हमारे पास। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये इंडिकेट भी अच्छा वर्ड है हमारे पास। द स्टेजेस, स्टेजेस कह सकते हैं आप, लाइक स्टेजेस को क्या कह सकते हैं, जरा मुझे इसका सिनोनिम बताइएगा, कोई मेरे जहन में नहीं आ रहा। हाँ, डिपिक्स भी अच्छा वर्ड है, हाँ स्टेप्स ठीक है। द डायग्राम बिलो डिपिक्स द स्टेजेस या स्टेप्स, या आप कह सकते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, इन द फूड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जगह आप इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन चेन, वैसे ही आ जाएगा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ खत्म हो गया। अब इसका एक और तरीका है पैराफ्रेजिंग का, आप ये कह सकते हैं द फूड प्रोडक्शन चेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स is illustrated, is depicted in the given diagram। ठीक है, या ये कर सकते हैं द स्टेजेस ऑफ फूड प्रोडक्शन चेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज इलस्ट्रेटेड या डिपिक्टेड इन द डायग्राम। ठीक है, अब ये देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने किया हुआ है, सिंपल कर दिया इन्होंने, द इलस्ट्रेशन डिमोन्स्ट्रेट्स हाउ द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम ना आसान ऐसे करें आज की डेट के अंदर, मतलब कि इसका इसी का ही ना, हम कल जब आप लोग आएंगे तो पहले आते साथ मुझे याद करवाइएगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसी का है ना, मैं आपको जो है ना वो अच्छे बैंड्स वाला वर्जन भी दिखाऊंगा। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि 6.5 या 7 बैंड्स का वर्जन होगा। मैं आपको इससे अच्छा वर्जन भी दिखाऊंगा। उसमें थोड़ी सी ना इन्होंने जो ये पैराफ्रेजिंग की है ये सही नहीं की, मतलब कम की है इसके अंदर, तो वो हम देख लेंगे कल। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए करवा रहा हूँ। द illustration demonstrates how food is produced in the United States। ठीक है, इससे भी हमारा मतलब जो है ना वो कन्वे हो रहा है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी कम हो गई, इससे आपका वर्ड काउंट कम हो जाएगा। या आप कह सकते हैं द illustration in the diagram demonstrates how food is produced, the following step indicate the food production process of US। ठीक है, ठीक है, अब मतलब पैराफ्रेजिंग आप लोगों को आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने बनाना था ओवरव्यू। ठीक है, जो मैं आपको पिक्चर दिखाई थी जिसमें स्ट्रक्चर था हमारा। ठीक है, तो मैं इसको ना फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ, ट्राई स्क्रीन। ठीक है, तो ये अब आपको ये नजर आ रहा है, सामने पिक्चर नजर आ रही है स्ट्रक्चर की। इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड चीज है वो हमारे पास ओवरव्यू है। ठीक है, अब ओवरव्यू क्या होता है, अब हम वापस आ गए हैं अपने जो प्रोसेस डायग्राम थी उसके ऊपर, क्रोम के ऊपर। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा ओवरऑल। अब जो हमने ओवरव्यू शुरू करना है वो हमने स्टार्ट ऐसे करना है ओवरऑल से। ठीक है, ये ओवरऑल का वर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? कोई भी आपने ओवरव्यू यस स्टार्ट यस। करना है तो पहला हमारे पास जो आएगा, थैंक यू, हमारे पास जो पहला आएगा वो आएगा ओवरऑल। क्या इसका मतलब ये है कि हम इस पैराग्राफ में ओवरव्यू लिखेंगे। ओवरऑल इट इज अ 9 स्टेज मैन मेड लीनियर प्रोसेस। अब आप देखेंगे इसको सारे को ना, ओवरव्यू देखेंगे ना, आप इसको समराइज कर देंगे बातों को। समराइज आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास कितने स्टेप्स बन गए? 9 स्टेप्स बन गए। कि हमारे पास जो है ना ये 9 स्टेज जो है ना, ये 9 स्टेप मैन मेड प्रोसेस है। कि यहाँ देखिए आप, ये दूध है, गोश्त है, या ये जो सब्जी फ्रूट है, कोई भी फूड की प्रोडक्शन है वो इंसान ही करता है, जानवरों को भी वही सिपा करता है। अब तो बहरहाल अमेरिका में स्लॉटर हाउसेज आ गए, मशीन मेड भी आ गए, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर लैंड में इंसानों की जरूरत रहती है और फूड में भी रहती है। तो क्योंकि ये देखिए बाद में भी उसने शो किया है, ये जो है हमारे पास ये जो है ये मैन खड़े हैं यहाँ पे, इंसान है, तो आप बेहतर यही लिखते हैं मैन मेड लीनियर प्रोसेस। लीनियर प्रोसेस का मतलब है 1 बाय 1 लाइन में चल रहा है। ठीक है, इट बिगन्स विद द प्रोडक्शन ऑफ मीट, फिश एंड वेजिटेबल। देखिए जो चीज़ मैंने ऊपर आपको तकरीबन कोई 20 मिनट पहले सब मैंने आपको एज एग्जाम्पल दिखाया था, तो मैंने बताया था कि ये हमारे पास वेजिटेबल भी है, हमारे पास मिल्क भी है। अब मिल्क वो छोड़ गया यहाँ पे। ठीक है, फिश भी है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये काऊ हमारे पास ये मिल्क की निशानी होती है। तो आप ये चारों मिल्क भी ऐड कर लें इसके अंदर।
कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है, एंड फाइनली रिजल्ट्स इन द पीपल कंज्यूमिंग प्रिपेयर्ड फूड ईदर एट रेस्टोरेंट्स और एट होम्स। और ये एंड कहाँ पे होती है? ये एंड होती है यहाँ पे, जहाँ पे लोग जो है ना खाना खाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट पे हो, इधर कहते हैं चाहे, दोनों दोनों में से कोई भी, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाएं या घर पे खाएं। अब हमने क्या किया है ओवरव्यू के अंदर, हमने बताया ये प्रोसेस क्या है। फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस है जो कि लीनियर है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है मैन मेड प्रोसेस है। इसकी स्टेजेस बता दी कितनी है पहली लाइन के अंदर, एक ही फिगर के अंदर, इट्स अ 9 स्टेज मैन मेड लीनियर प्रोसेस। फिर हमने बताया कि ये प्रोड्यूस क्या करता है, मीट है, फिश, वेजिटेबल्स हैं। ये बिगन होता है यहाँ से, ये इस जगह से, ये वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब ये बोर्ड जो नजर आ रही है ना, ये सी की निशानी है यहाँ पे, ठीक है। फिश यहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो ये प्रोड्यूस होगी और एंड कहाँ पे होगी? जब इसको कंज्यूम कर लेंगे। ये हमने ओवरव्यू बता दिया। आई होप कि आप लोगों को ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा स्पीड अपली देख लेते हैं आगे हमने क्या करना है। अब आगे जो हम करते होते हैं वो ये करते होते हैं कि आप जो है ना दो पैराग्राफ में डिवाइड कर लें। अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ इसकी प्रोसेस डायग्राम की। अगर लाइन चार्ट होता है हमारे पास या बार चार्ट होता है तो हम उसमें भी दो चीजों को ग्रुप कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये क्योंकि लीनियर तरीके से दिया गया है, या तो हमारे पास ये एरोज लगे होते हैं इसके अंदर ना, या ये रोड के, ये सड़क टाइप बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, इसके इर्द गिर्द ये इन्होंने रखे हुए हैं। तो या तो ये एरोज लगे होते हैं प्रोसेस डायग्राम में, तो आपने एरोज को फॉलो करना है, हाफ हाफ डिवाइड कर लेने हैं। या अगर आप जाते हैं बार चार्ट के अंदर, ठीक है, आप फिर उसमें देखेंगे कि उनको अलाइन कौन से कर रहे हैं। बेशक अगर वो दूर भी है तो आप उसको मिला सकते हैं ग्रुप के अंदर। जो लाइन चार्ट है उसके अंदर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। वो हम कल डिस्कस करेंगे, तो उसको आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। अभी जो यहाँ पे हमने करना है वो यही करना है कि पहले हाफ को हमने डिवाइड कर लेना, फिर सेकंड हाफ को दूसरे पैराग्राफ में। ये हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 1 आ जाएगा, जिसमें पहले हमने आधा बताना है, फिर आगे हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 2 आ जाएगा। अब हम दोबारा से शुरू करेंगे, जो हमने चीज ओवरव्यू में बताई है उसको छोड़ देंगे, उसको दोबारा से बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मटेरियल्स फॉर द फूड प्रोडक्शन आर obtained बाय 3 सोर्सेज। कि जो हमारे पास प्राइमरी मटेरियल्स है, और या यू कैन से रॉ मटेरियल, ठीक है, इट्स माय ओन वर्ड, आई होप कि आप लोग भी इससे एग्री करेंगे। हम रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जाता है, फिर रिटेलर और रेस्टोरेंट में फिर उसको जो है ना वो कुक करते हैं, उसके बाद वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर वो लोग खाते हैं। For food production are obtained by 3 different sources, which are fishing, agriculture, farming industries। ठीक है, आपने जनरलाइज करके बता दिया उसे कि फिशिंग, एग्रीकल्चर और फार्मिंग की जो इंडस्ट्री है, इन 3 इंडस्ट्रियों से आता है। अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, वो मिल्क वाली बात भी कवर हो गई है जो बाद में पहले कर रहा था। मीट भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है, मीट प्रोडक्शन भी, और मिल्क प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इवन जो वेजिटेबल है वो भी यहाँ पे आता है, लेकिन उन्होंने फार्मिंग अलग कर दी, तो इट्स ओके। दीज मटेरियल आर सेंट टू अ फैक्ट्री इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड। ये फैक्ट्री में यहाँ से ये प्रोड्यूस हुए, ठीक है, पहला स्टेप आपने बता दिया। फिर इन दे आर सेंट टू बी फैक्ट्री इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड, कि उनको प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है। आफ्टर दैट प्रोसेस फूड इज सेंट टू अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। प्रोसेस करने के बाद जो फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आ जाती है। यहां तक हमारे 1 2 3 हो गए, ठीक है। फॉलोइंग दैट, उसके बाद जो फूड इज डिलीवर्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू इधर रिटेल और रेस्टोरेंट। फूड जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रिटेल में और रेस्टोरेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर वो बताता है कि जब हम रेस्टोरेंट्स में भेजते हैं, व्हेन इज सेंट टू रेस्टोरेंट्स, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय अ कुक। व्हेन इट इज सेंट टू अ रेस्टोरेंट, और या टू रेस्टोरेंट्स, ठीक है, क्योंकि उसने एस इस्तेमाल किया है तो टू आ नहीं आएगा। टू रेस्टोरेंट्स, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय अ कुक। उसे कुक तैयार करता है, फिर वो सर्व करता है डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रेस्टोरेंट पे आई थी, फिर यहाँ से ये लाइन जुदा हो गई, वो लाइन सेपरेट है, ये लाइन सेपरेट है। ये यहाँ पे कुक तैयार कर रहा है इसको, फिर यहाँ पे वो सर्व कर रहा है। फिर अब वो दूसरी लाइन हम दोबारा से बताएंगे, द कंज्यूमर टेबल, कस्टमर टेबल और इन बफेट, के वो बफेट में या वो कंज्यूमर टेबल पे जो है, कस्टमर टेबल पे जो है वो प्रेजेंट करता है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। इन कंट्रास्ट, जबकि इसके बरअक्स, ठीक है, कि इसके अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन कंट्रास्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप मीन वाइल कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। व्हेन प्रोसेस्ड फूड इज सेंट टू रिटेल, जब प्रोसेस्ड फूड रिटेल में भेजी जाती है, यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेल में आती है प्रोसेस्ड फूड, तो फिर क्या होता है हमारे पास, द कुकिंग प्रोसेस हैपन्स एट पीपल्स हाउस।
तो फिर जो खाना पकाने का अमल जो है ये लोगों के घरों पे होता है। इट इज लेटर ईटन एट होम बाय होम कंज्यूमर्स। ठीक है। आप इस पे जो है ना वो होम रेजिडेंट्स भी कर सकते हैं, होम ओनर्स भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वर्डिंग जो ये जहाँ की जो वर्डिंग है इस पे आपको नहीं, लेकिन ये है कि वर्डिंग आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए। लास्ट 2 पैराग्राफ्स में आप कर सकते हैं वर्डिंग के ना सिनोनिम्स अपनी मर्जी के कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। हम जल्दी से ना इसको देखते हैं, अगर हमें ये गूगल पे मिलता है तो फिर हम इसको कॉपी करके ना डल स्ट्रेट आएगा। आई गेस ये 6.5 बैंड्स का ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, 6 का होगा। क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये बात अच्छी है कि जो ना जैसे नए स्टूडेंट्स आज हमारा फर्स्ट ईयर और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये हमें जो है ना वो अ, आप लोगों को जो है ना वो समझ में आसानी रहेगी। ठीक है। अच्छा जी। ओके 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 सब ये फॉलोइंग डेट से ही हो रहा था 3rd पैराग्राफ। ठीक है। अब इसको हम यहाँ से चेक रिपोर्ट करेंगे। अभी देखिए वर्ड काउंट ये 156 लिखा हुआ है। अब मैं क्यों कह रहा था कि इतनी अच्छी नहीं है। अब ये वर्ड काउंट 156 इट्स ओके, ये जो है ना वो चलता है इतना, चलेगा। लेकिन अगर आप इसको जो है ना ये फर्स्ट जो हमारे पास ये था ना इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, ये पैराग्राफ नहीं लग रहा कहीं से भी। देखें जैसे ये हमारे पास 4 पैराग्राफ थे, ये सारे के सारे में पैराग्राफ बेशक छोटे से ही पैराग्राफ लग रहे हैं। इसमें हमें एक लाइन और ऐड होनी थी, या इसी लाइन को जो है ना हमने थोड़ा सा वो बड़ा करना था वर्ड्स ऐड करके। अच्छा इसको हम चेक करते हैं कितने बैंड्स का जो हमने आज किया है वो क्या बैंड स्कोर है। अच्छा लकीली हमारा जो बैंड स्कोर है वो 7 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना वो जो पहली चीज होती है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपको मैंने बताया पहला पैराग्राफ आएगा पैराफ्रेज करके इंट्रोडक्शन का, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसे पैराफ्रेज करना है। दूसरे में ओवरव्यू आ जाएगा जो कि ओवरऑल से स्टार्ट होगा। तीसरे में आपने जो है ना वो हाफ डिवाइड करके आपने बता देनी है। ये रैंडम डिवीजन होती है, ये नहीं कि आपने गिन के डिवाइड करनी है। अच्छा फिर उसके बाद आपने दूसरे पर ये देखे ना, क्योंकि पहला पैराग्राफ हमने जो है वो रखा है छोटा रखा है बॉडी पैराग्राफ 1, जबकि बॉडी पैराग्राफ 2 बड़ा है। ठीक है। अभी हमें बता रहा है कि आपने ना यहाँ पे ना स्पेसिस ज्यादा दिए हैं। ये 9 है, वो कह रहा है कि ये ना यहाँ पे दूसरे वाला 9 आना चाहिए था, ये हमें गलतियां बता रहा है। यहाँ पे एक स्पेस ज्यादा आई है हमारी। ये जो कस्टमर है इसकी जगह पे वो कह रहा कस्टमर टेबल आना चाहिए था, ना कि कस्टमर्स टेबल। ठीक है। फिर ये होम की जगह जो है ना वो कहता है कि इसको आपने होम उड़ा देना है, ये कंज्यूमर आएगा सिर्फ यहाँ पे। ये कुछ गलतियां हैं जो उसने हाईलाइट की हैं, वो कहता है कि ये डिलीट हो जाएगा जब एंड आ रहा तो फिर कॉमा नहीं आएगा हमारे पास। अच्छा मैं बात कर रहा था कि मार्किंग क्राइटेरिया की। पहला टास्क रिस्पॉन्स होता है, यही होता है पैराग्राफ 4 आएंगे। पहला ये आएगा पैराफ्रेजिस का, फिर ओवरव्यू का, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2। अब फिर उसके बाद आता है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स ये होता है कि आपकी वोकैब की रेंज कितनी है, वोकैब की वोकैबलरी की आपकी। सर विल ज्वाइन अगेन, नो वरीज, आप लोग वेट करें। हो सकता है मेरे ख्याल से उनके तरफ कनेक्टिविटी इशूज हो। सर ये यूट्यूब पे कहाँ पे अवेलेबल है? मैंने सर्च किया, मुझे तो नहीं मिल रहा। मॉडरेटर आप काइंडली शेयर कर दें यूट्यूब चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का भी। आज क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो जस्ट वेट करें, ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और जो है ये लिंक भी शेयर हो जाएगा। मैम वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड कर दी जाएगी, आप उधर से देख लीजिएगा। बाकी यूट्यूब जो है वो आईकोड गुरु आइट्स के नाम से होगा, उधर आपको मिल जाएगा।
आप स्पेसिफिक जो है 5 PM का सेशन होगा, उससे सर्च आउट कीजिएगा। आई थिंक सो कि टाइम हमारा अप हो चुका हुआ है, ठीक है, तो इस सेशन को एंड कर देना चाहिए, और मॉडरेटर काइंडली इसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इसको आज हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। थैंक यू।